गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? तो आज आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। CSIR दिसंबर 2016 का है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक टॉपिक है स्प्लाइसिंग, छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले मुझे ये बताना है कि ये इसके रिगार्डिंग टॉपिक क्या है, मतलब ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, देन इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊँगा और देन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप इजीली समझ पाओ ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अदरवाइज अगर मैं इसको रीड करूँगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन। स्प्लाइसिंग का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? स्प्लाइसिंग। तो व्हाट इज स्प्लाइसिंग? हमें अगर बोला जाए कि स्प्लाइसिंग क्या होती है, तो आपको ये बताया जाता है कि रिमूवल ऑफ एंट्रॉन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ligation of ligation of axon known as स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये बस इतना सा छोटा सा टॉपिक है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड लाइगेशन ऑफ एक्सॉन नॉन एज स्प्लाइसिंग। अब ये होता कैसे है, क्या अगर हम देखा जाए कि रिमूव कैसे करना है इंट्रॉन को एंड लाइगेट कैसे करना है एक्सॉन को, पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, देन आपको एकदम थोड़ा डिटेल में लूँगा। देखो, आपको पता है कि ये अगर मैं क्या बना रहा हूँ, न्यूक्लियस बना रहा हूँ। ये मेरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए से क्या हम बनाते हैं, हम सबसे पहले HNRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, या हम बोल सकते हैं प्री आरएनए। सबसे पहले क्या बनेगा, प्री आरएनए। मैं बोल सकता हूँ प्री आरएनए, या मैं बोल सकता हूँ HNRNA। अब इस HNRNA के पास क्या होता है, इस HNRNA के पास क्या होता है, एक्सोन हमेशा कहाँ होते हैं, एंड पर होते हैं, और इंट्रॉन हमेशा मिड में होते हैं। तो ये एक्सोन 1 लिख दिया मैंने, देन मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इंट्रॉन 1, एक्सोन 2, इंट्रॉन 2, एक्सोन 3, एंड देन इंट्रॉन 3 एंड एक्सोन 4। तो ये पर्टिकुलर अपन ने देख लिया कि यहाँ पे क्या है, कितना एक्सोन है, 1 2 3 एंड 4 एक्सोन है, एंड यहाँ पे कितना है, 1 2 3 इंट्रॉन है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग। यहाँ पे एक प्रोसेस होगी, इसको हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि इंट्रॉन रिमूव होते हैं, एक्सोन लाइगेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब क्या रह जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, E1, E2, एक्सोन 2, एक्सोन 3, एक्सोन 4 एंड एक्सोन 5। ठीक है, इसको हम बोल के जा रहे हैं, अगर इसके अंदर अगर ये क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर, देन क्या होगा, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग आएगी, एंड क्या आती है, पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा जो क्या होता है, मैच्योर mRNA होता है, इसको हम बोलते हैं ये है हमारा mRNA। ये क्या है, mRNA है। ये कहाँ आएगा, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से ये आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप है, एंड यहाँ पे पॉली ए टेल है। मैं अभी आपको, जब भी मैं स्प्लाइसिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा ना आने वाले टाइम के अंदर, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ रिटेंशन फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इतने से में ही लेकर आ जाओगे कि 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप है एंड पॉलीएटेल है। तो और भी रिटेंशन फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो एक जैसे कि MTR1 होता है, यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप है ना, यहाँ पे MTR1 प्रोटीन बाइंड करती है। यहाँ पे आपका एक मतलब पॉलीएटेल है ना, यहाँ पे आपकी एक लॉस प्रोटीन बाइंड करती है। बीच में एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक्सपोर्टिन 5 प्रोटीन बाइंड करती है। तो वो हम डिटेल में लेंगे, तब ये प्रोटीन बाइंड करती है और कुछ रिटेंशन फैक्टर आके बाइंड करते हैं, तब जाके क्या होता है, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। तो इन डिटेल हम पढ़ेंगे उन चीज़ को, बट अभी क्या है, इस क्वेश्चन के लिए इतना जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये तो मैंने नॉर्मल आपको बता दिया कि व्हाट इज स्प्लाइसिंग, कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड लाइगेशन ऑफ एक्सोन, दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। बट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, कि स्प्लाइसिंग का प्रोसेस क्या है। तो उसमें क्या आता है, ऐसा तो है ही नहीं कि इंट्रॉन ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे या एक्सोन अपने आप से ही लाइगेट हो जाएंगे। तो कोई ना कोई प्रोटीन तो होती होगी जो इंट्रॉन को क्या करके जाएगी, रिमूव करेगी, और एक्सोन को क्या करके जाएगी, लाइगेट करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें बस वही देखना है कि वो प्रोसेस क्या है, कि जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक्सोन का लाइगेशन एंड इंट्रॉन का रिमूवल होना। ठीक है, तो एक छोटे से टॉपिक है, जैसा मैं आपको बताऊंगा। स्प्लाइसिंग बहुत टाइप की होती है, जैसे मेजर स्प्लाइसिंग, माइनर स्प्लाइसिंग, ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग, ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग, ग्रुप 3 स्प्लाइसिंग, ट्रांस स्प्लाइसिंग, tRNA स्प्लाइसिंग, मल्टीपल टाइप की स्प्लाइसिंग, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग अलग है।
तो बहुत सारी स्प्लाइसिंग है, ऐसा नहीं है कि आप छोटे से टॉपिक पढ़ के आप देन बोलोगे हाँ हमारे को स्प्लाइसिंग आ गई है। मैं आज आपको बताऊंगा ना स्प्लाइसिंग के लिए, तो वो ओनली फॉर ओनली पूरे टॉपिक का ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 1 या 2% होगा, या 10% मान लो ना, 100% नहीं बता रहा। जब मैं आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास लूँगा देन मैं आपको पूरा बताऊँगा ये, ठीक है। अब देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्प्लाइसिंग विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन RNP, किसकी वजह से होती है, यहाँ पे हम बोल देते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या होती है, तो देखो सबसे पहली बात है हमें पता होना चाहिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर क्या आता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर आरएनए प्लस में प्रोटीन को हम बोलते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहाँ पे आरएनए क्या है, मेन चीज़ ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे आरएनए क्या है और प्रोटीन क्या है। तो देखो यहाँ पे जो आरएनए होता है ना, वो आरएनए होता है SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, SNRNA। और यहाँ पे जो प्रोटीन होती है ना, जो आपकी स्प्लाइसिंग में हेल्प करती है, वो होती है प्रोटीन U1 प्रोटीन, U2 प्रोटीन, U4, U3 नहीं होती है कभी भी, U4, U5 एंड U6, ये आपकी क्या है, प्रोटीन है। डन है। अब देखो क्या है, अगर ये आरएनए है और ये प्रोटीन है, ये आरएनए एंड प्रोटीन है, तो हम बोल सकते हैं कि U1, अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटीन कौन सी है, U1 प्रोटीन है और ये SNRNA है, SNRNA, तो मैं क्या बोल के जाऊँगा दोनों को कंबाइन तौर पे, मैं बोलूँगा U1 SNRNA, ठीक है। अगर U2 प्रोटीन है एंड SNRNA है, तो मैं बोलूँगा U2 SNRNA, U4 SNRNA, U6 U5 SNRNA। हम क्वेश्चन ये भी आता है कि U6 SNRNA का फॉर्मेशन कैसा होता है, हम एकदम डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि इन प्रोटीन के वजह से क्या होती है, हमारी स्प्लाइसिंग होती है। तो कैसे होती है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट देखो एक चीज़ और होती है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे आरएनए के अंदर, जो हमारा आरएनए pRNA या हम बोल सकते हैं HNRNA, उसके अंदर इंट्रोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये इंट्रोन है और ये एक्सोन है, हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, डन है। ये HNRNA नहीं है, pRNA नहीं है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी आपके इंट्रोन होते हैं ना, उसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेजर स्प्लाइसिंग, टॉपिक का नाम है मेजर स्प्लाइसिंग, टॉपिक है मेजर स्प्लाइसिंग। अब देखो मेजर स्प्लाइसिंग में क्या होता है, हमें क्या करना है कि अगर इंट्रोन को रिमूव करना है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इंट्रोन एक्चुअली है कहाँ पर। तो इंट्रोन के अंदर क्या होती है, इंट्रोन की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री होती है GU और AG की, किसकी, GU और AG की बाउंड्री होती है इंट्रोन की। अब इंट्रोन के अंदर और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक होता है क्या, CURAC, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। एक यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक पायरिमिडिन का ट्रैक देखने को मिलेगा आपको, ये पायरिमिडिन का ट्रैक है। यहाँ पे जो एडेनिन, ये CURAC क्यूरेक का जो एडेनिन है ना, ये होता है हमारा ब्रांच पॉइंट। क्या होता है ये, ब्रांच पॉइंट, ठीक है। इस ब्रांच पॉइंट के साथ ही, इस ब्रांच पॉइंट में ही क्या होती है हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। वो क्या होती है ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो हमें ये तो आइडिया लग गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ पे, अगर देखो ये क्या है, ये इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट ही क्या है, हमारा इंट्रोन है। ये क्या है, हमारा इंट्रोन है। और ये क्या हो गया हमारा एक्सोन 1, और ये क्या हो गया हमारा एक्सोन 2। अब मुझे क्या करना है, इस इंट्रोन को रिमूव करना है और एक्सोन 1 और एक्सोन 2 को लाइगेट करना है। तो इस प्रोसेस को हमें पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक सीक्वेंस दे सकता हूँ, यहाँ पे एक्सोन का लास्ट वाला जो है, जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे मैं साइटोसिन दे सकता हूँ, एंड देन यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं RNA है तो यहाँ पे यूरेसिल दे सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोटीन आके बाइंड करती है सबसे पहले, उस प्रोटीन का नाम होता है U1, ठीक है, U1 SNRNA, ठीक है। एक और चीज़ है हमेशा ध्यान रखना, स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमको RNA इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमको RNA इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, RNA इंट्रैक्शन, ठीक है। इसी के अंदर हमारे को क्या मिलेगा, RNA प्रोटीन इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, RNA प्रोटीन इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसी के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, इसी के अंदर हमको प्रोटीन इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, प्रोटीन इंट्रैक्शन
देखने को मिलेगा। देखो अगर कोई पूछे आपसे कि एक ऐसा प्रोसेस बताओ जिसके अंदर आपको आरएनए आरएनए इंटरेक्शन, आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने को मिले, तो वो एक प्रोसेस कौन सा होता है? स्प्लाइसिंग। कैसे होगा वो भी बताऊंगा कि आरएनए आरएनए इंटरेक्शन कैसे है। प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन तो देखो हमने देख ही लिया कि प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन कैसे है। यूवन प्रोटीन है और एसएन आरएनए, ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन। ठीक है, अब आरएनए आरएनए भी देखना है और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन भी देखना है। देख लेते हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक प्रोटीन है, कौन सी? U1 एसएन आरएनए। U1 एसएन आरएनए क्या करके जाएगा? बाइंड करेगा। एक मिनट रुकिए, हाईलाइटर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आएगा U1। अब ये बाइंड कहाँ कर रहा है U1? मेन चीज़ ये है कि बाइंडिंग कहाँ हो रही है इसकी। तो देखो सबसे पहले ये देखो मैंने वापस से क्या बना दिया, 5 प्राइम एंड, और ये बनाया मैंने 3 प्राइम एंड। यहाँ पे मैंने ये दे दिया GU, यहाँ पे मैंने बाउंड, यहाँ पे CURAC ब्रांच पॉइंट दे दिया है ये एक तरह से। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने दे दिया है पायरिमिडिन का ट्रैक, और इसकी बाउंड्री दे दी मैंने AG, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या? C एंड U, एक्सोन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, प्रोटीन आके बाइंड करती है। एक प्रोटीन आके बाइंड करती है, कहाँ बाइंड करके जा रही है वो प्रोटीन? ये देखो बाइंड कर रही है यहाँ पे। अब देखो क्या है, ये वाली जो साइट है ना, ये वाली जो साइट है, ये वाली जो साइट है ना, इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। क्या बोलेंगे? 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ को या किसी को रिमूव करना है। तो ये वाली साइट है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और ये वाली जो साइट है ना, ये साइट होती है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। ठीक है, कि मेरे को यहाँ से रिमूव करना है। 5 प्राइम एंड ये है, 3 प्राइम एंड ये है, बट स्प्लाइस साइड क्या है? जहाँ से मेरे को इंट्रोन को रिमूव करना है। तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइड ये हो गई, 3 प्राइम स्प्लाइस साइड ये हो गई। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पे एक प्रोटीन आके बाइंड करती है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है? U1 एसएन आरएनए। क्या नाम है? U1 एसएन आरएनए। U1 एसएन आरएनए बाइंड करेगा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक आरएनए भी होगा, ये आरएनए होगा यहाँ पे। अब इस आरएनए में अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, और यहाँ पे यूरेसिल है तो यहाँ पे एडेनिन होगा। ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेंगे। ये आपस में एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ यूरेसिल है तो यहाँ पे एडेनिन है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? एक तरह से आपका क्या हो गया? 5 प्राइम स्प्लाइस साइट हो गई। यह हो गई आपकी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और ये हो गई आपकी 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे सबसे पहले कौन आके बाइंड कर रहा है? U1 एसएन आरएनए आके बाइंड कर रहा है। डन है यहाँ तक। अब देखो सेकंड क्या होगा, सेकंड में क्या होगा? देखो सेकंड टाइम में क्या होगा, अब देखो वापस से मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ये आरएनए बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में क्या होगा? U1 एसएन आरएनए बाइंड करा। अब सेकंड क्या होगा? 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पे एक प्रोटीन आती है जिसको हम बोलते हैं U2AF। U2AF का फुल फॉर्म होती है U2 ऑक्सिलरी फैक्टर। U2 ऑक्सिलरी फैक्टर आके बाइंड करेगा। ठीक है, ये U2 एसएन आरएनए नहीं है, ये U2 ऑक्सिलरी फैक्टर है। डन है। अब देखो मैंने आपको एक और चीज कहा था ना कि यहाँ पे आपको आरएनए आरएनए इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। देखो U1 एसएन आरएनए और आपका एचएन आरएनए आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरएनए आरएनए इंटरेक्शन देखने को भी मिल गया है हमें। डन है, यहाँ पे आरएनए आरएनए इंटरेक्शन देखने को भी मिल गया है। अब देखो मैंने वापस से यहाँ पे क्या दिखा दिया, ये मेरा G और यहाँ पे U, और यहाँ पे CURAC क्यूरेक, एंड देन यहाँ पे पायरिमिडिन का ट्रैक है, और यहाँ पे क्या है? AG, ये बाउंड्री हो गई हमारी। एंड देन यहाँ पे क्या हो गया? ये U हो गया, यहाँ पे C हो गया। हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा था? यहाँ पे एक हमारा U1 एसएन आरएनए, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे C एंड A। ठीक है, और इसको मैंने क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था U1 एसएन आरएनए, U1 एसएन आरएनए। अब देखो U2 ऑक्सिलरी फैक्टर कहाँ बाइंड कर रहा है? U2 ऑक्सिलरी फैक्टर बाइंड करता है आपके 3 प्राइम स्प्लाइस साइट में जो AG है ना यहाँ पर, एंड आपके पायरिमिडिन ट्रैक के साथ में। कैसे बाइंड करेगा? ये देखो मैं बाइंड करवा रहा हूँ, ये देखो ऐसे बाइंड करवा रहा हूँ। अब मैंने ऐसे क्यों बाइंड करवाया? देखो देखो पायरिमिडिन ट्रैक और AG के बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड का गैप है, ऐसे नहीं कंटिन्यूसली इसके बाद ही आ गया है। क्यूरेक और पायरिमिडिन ट्रैक के बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड का गैप है, GO और क्यूरेक के बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड का गैप है। ठीक है, तो ये गैप कुछ न्यूक्लियोटाइड का मतलब है ये 100 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि इंट्रॉन की साइज फिक्स नहीं होती है। इंट्रॉन 100 न्यूक्लियोटाइड से लेकर के 1000 तक हो सकते हैं, 1000 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं ये। ठीक है,
तो यहाँ पे एक प्रोटीन क्या बाइंड कर रही है, यहाँ पे मैंने बोला ना कि U2AF U2 ऑक्सिलरी फैक्टर बाइंड करता है। तो U2 ऑक्सिलरी फैक्टर के क्या होते हैं, दो डोमेन होते हैं, क्योंकि कोई प्रोटीन अगर डीएनए के साथ में बाइंडिंग कर रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटीन कैसे भी बाइंड कर जाएगी, तो उसका एक पर्टिकुलर डोमेन होगा। डोमेन इज ए इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, विच बाइंड टू डीएनए, ठीक है। वो पर्टिकुलर एक डोमेन होता है, वो डीएनए से बाइंड करता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड डोमेन हो गया, डीएनए बाइंडिंग डोमेन हो गया। तो ऐसे नहीं है कि आप कैसे भी बाइंड करा लो, एक पर्टिकुलर डोमेन है वही जाके बाइंड कर रहा है। तो U2AF का क्या होगा, जो 35 डोमेन होगा ना, वो बाइंड करेगा AG के साथ में, और 65 डोमेन होगा ना, 65 वो बाइंड करेगा पायरिमिडिन ट्रैक के साथ में। हाउ वी नो दैट कि पायरिमिडिन ट्रैक के साथ में 65 वाला बाइंड कर रहा है या AG के साथ में 35 बाइंड कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैंड शिफ्ट ऐसे देख सकते हैं। बैंड शिफ्ट ऐसे का एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा आपको बता भी दिया था, और कुछ टाइम में हम स्टार्ट करेंगे पूरी टेक्निक की क्लास से। मैं आपको पूरी टेक्निक बताने वाला हूँ, मतलब कुछ टाइम से ही अपन बोर्ड पे आएंगे, एंड देन हम पूरी टेक्निक 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि देखो अगर कोई भी प्रोटीन है, मैंने बोला कि देखो पायरिमिडिन एक ये ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर साथ में मैंने बोला ये आरएनए है, इसके पास पायरिमिडिन का ट्रैक है, और मैंने डोमेन ले लिया है 35 डोमेन लिया U2AF का। तो क्या 35 का लिया है, 35 डोमेन लिया है मैंने, तो ये क्या पेयरिंग शो कर रहे हैं? अगर बाइंडिंग शो करेंगे तो एक सिंगल बैंड आएगा, पर अगर बाइंडिंग शो नहीं कर रहे तो डबल बैंड आएंगे। तो देखो मेरे को 2 बैंड आ रहे थे, तो मैंने देखा अगर 2 बैंड आ रहे हैं तो इन दोनों की बाइंडिंग नहीं हो सकती है। एज वेल एज अगर मैं इस ट्यूब के अंदर मेरा जो डोमेन है, मैंने डोमेन 35 ही लिया है, डोमेन मैंने 35 लिया है, और मैंने क्या ले लिया है, AG वाली साइड ले लिया, ये AG वाली। तो मेरे ने जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया तो मेरे को सिंगल बैंड आया, मतलब ये डोमेन है जो 35 डोमेन है वो बाइंड करा AG के साथ में। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं 65 डोमेन एक ही ट्यूब के अंदर अगर 65 डोमेन वाला ले रहा हूँ पार्ट, और इसमें पायरिमिडिन ट्रैक वाला पार्ट ले रहा हूँ, तो मेरे को एक सिंगल बैंड आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हाउ वी आइडेंटिफाई पर्टिकुलर प्रोटीन बाइंड विद डीएनए, दैट इज बैंड शिफ्ट ऐसे टेक्निक। मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर प्रोटीन एक पर्टिकुलर डीएनए के एक सेगमेंट पे बाइंड कर रही है, या पर्टिकुलर डोमेन बाइंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं बैंड शिफ्ट ऐसे। और अगर अपन को क्या है पर्टिकुलर एक देखा जाए कि इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो हम पढ़ेंगे एक छोटी टेक्निक के बारे में, फुट प्रिंटिंग। मैं आपको फुट प्रिंटिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फुट प्रिंटिंग से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ पर्टिकुलर प्रोटीन बाइंड करिए तो कहाँ बाइंड करिए। डन है। तो अभी तो हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि प्रोटीन ने बाइंड किया है या नहीं किया है। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि प्रोटीन ने बाइंड किया है, हमने आइडेंटिफाई किया है बैंड शिफ्ट ऐसे से, बैंड शिफ्ट ऐसे टेक्निक से, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स है, आपको कुछ ना कुछ टेक्निक होती है, जैसे कि एफिनिटी क्या होती है, बैंड आपके बैंड शिफ्ट ऐसे टेक्निक क्या होती है, फुट प्रिंटिंग क्या होती है, एसडीएस नेटिव क्या होता है। तो कुछ टेक्निक ऐसी होती है जो कंपलसरी होती है, उसके बाद ही अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी टेक्निक है, डायो बायो है, तो वो पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी वे में आप रन कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अपन सारा क्लियर करेंगे वो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि U1 प्रोटीन आके बाइंड करा। सेकंड टाइम पे सेकंड प्रोसेस के अंदर हमने देखा U2 ऑक्सिलरी फैक्टर आके बाइंड करा था। U2 ऑक्सिलरी फैक्टर का हमने क्या देखा था कि U2 ऑक्सिलरी फैक्टर का 35 डोमेन बाइंड विद AG एंड 65 डोमेन बाइंड विद पायरिमिडिन ट्रैक। इतना अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो वापस देखो, ये 5 प्राइम एंड और ये है मेरा 3 प्राइम एंड। वापस से मैंने क्या बना दिया है, GU, यहाँ पे क्या बनाया है मैंने, CURAC, यहाँ पे मैंने बनाया है पायरिमिडिन का ट्रैक, एंड देन यहाँ पे मैंने बनाया है क्या, AG, एंड देन यहाँ पे क्या है, ये देखो ये मेरी बाउंड्री हो गई इंट्रोन की, एंड देन यहाँ पे क्या हो गया, यूरेसिल U, एंड देन यहाँ पे मैंने साइटोसिन रखा था। डन है। अब देखो क्या है, ये तो अपना जो प्रीवियस जो डायग्राम था ना वैसा का वैसा ही है। अब देखो क्या है, इसी के ऊपर एक प्रोटीन आके बाइंड करती है। जैसे यहाँ पे क्या था U1, यहाँ पे क्या था U1 SNRNA था, और यहाँ पे क्या था U2 ऑक्सिलरी फैक्टर था। अब देखो क्या होता है, U2AF था। अब देखो U2AF के साथ में और इन दोनों के साथ U1 SNRNA के साथ में, U1 SNRNA के साथ में यहाँ पे एक प्रोटीन बाइंड करती है। इन दोनों को के साथ बीच में यहाँ पे एक प्रोटीन बाइंड करेगी इधर इधर, तो वो बाइंड करती है तो वो स्ट्रेच करती है, ठीक है। तो स्ट्रेच करेगी तो कैसे क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंड कैसे हो जाएगा, देखो हमारा स्टैंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कौन है, GUC, यहाँ पे क्यूरेक, देखो यहाँ पर आ गया क्यूरेक, यहाँ पे कौन आ गया, पायरिमिडिन का ट्रैक,
एंड देन यहाँ पे कौन आ गया AG, एंड यहाँ पे है U। देखो ये आपका कौन सा है U2 ऑक्सिलरी फैक्टर, ये U2 ऑक्सिलरी फैक्टर का 65 डोमेन और ये 35 डोमेन है। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है हमारा क्या, ये है अपना, ये कौन है U1 SN RNA, U1 SN RNA। अब देखो इनको जो यहाँ प्रोटीन बाइंड करने हैं जो इसको स्ट्रेच कर रही है, अगर मैं दो चीज़ को अगर वापस एक खींचूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को एक तरह से ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रोटीन बाइंड कर रही है, ये देखो ये प्रोटीन करी, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम होता है क्या, BBP, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन है ये। मैं लिख देता हूँ, या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे SF, ठीक है। सपोर्टिंग फैक्टर बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ स्प्लाइसिंग फैक्टर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अब क्या हो रहा था, नेक्स्ट स्टेप में कौन आ रहा था, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन, या मैं बोल सकता हूँ स्प्लाइसिंग फैक्टर या सपोर्टिंग फैक्टर। देखो वहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन एंड या और सपोर्टिंग, या हम बोल सकते हैं स्प्लाइसिंग फैक्टर, स्प्लाइसिंग फैक्टर। डन है, यहाँ तक समझ में आ गया कि अब क्या हुआ था। पहले ये डायग्राम क्या था, कि हमारा डायग्राम ये था कि यहाँ पे U2F बाइंड कर गया था, U1 बाइंड कर गया था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने, एक प्रोटीन आके बाइंड कराई है, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन। ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रही है, एक तरह से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है कि U1 से भी इंटरेक्ट कर रही है और U2AF से भी इंटरेक्ट कर रही है। ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने को मिला, तो ये क्या कर रही है कि इन दोनों एंड को खींच रही है एक तरह से। तो खींचेगी तो क्या होगा, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगी देखने को। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब आपको आपकी कौन सी प्रोटीन आके बाइंड करेगी, अब बाइंड करेगा आपके साथ में U2 के पास एक्टिविटी होगी ATP हाइड्रोलाइसिस की। डन है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में कौन बाइंड कर रहा है, U2। तो देखो ये 5 प्राइम एंड, ठीक है, ये 3 प्राइम एंड, यहाँ पे आपका GU, यहाँ पे साइटोसिन ये है आपको, यहाँ पे कौन है U1 SN RNA, U1 SN RNA, ठीक है। और कौन है यहाँ पे क्या है, CURAC क्यूरेक। यहाँ पे क्या था, पायरिमिडिन का ट्रैक, ये है आपका पायरिमिडिन ट्रैक। एंड देन यहाँ पे कौन है AG, और यहाँ पे कौन है U। ये अपना इंट्रोन वाला पार्ट हो गया, ये इंट्रोन वाला पार्ट हो गया। ये एक्सोन 1, ये एक्सोन 1, और ये हो गया अपना एक्सोन 2। यहाँ पे कौन बाइंड कर रहा था, U2F बाइंड कर रहा था। आज ये मैं सोचना है सर ऐसा डायग्राम क्या बनाया गया, तो डायग्रामेटिक है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि आप कैसे भी प्रोटीन की बाइंडिंग टाइप में शो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका U2AF, एंड देन ये हो गया आपका ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन BBP, या आपका स्प्लाइसिंग फैक्टर हो गया आपका, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कौन बाइंड कर रहा है, देखो यहाँ पे U2 कहाँ बाइंड करती है, U2 प्रोटीन बाइंड विथ CURAC, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बाइंड कर रहा है, U2 के पास क्या है एक्टिविटी, ATP हाइड्रोलाइसिस की एक्टिविटी है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, आपने ये देख लिया, देखो ठीक है। मतलब पहले कौन बाइंड कर रहा था, पहले U1 ने बाइंड किया, देन U2F ने बाइंड किया, U2F के बाद में ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन आई, उसने बाइंड किया। देन कौन बाइंड कर रहा है, U2 प्लस में ATP आके बाइंड कर रही है। डन है, U2 प्लस में ATP, U2 प्लस ATP मतलब U2 के पास में ATP हाइड्रोलाइसिस की एक्टिविटी है। अब इसके बाद कौन बाइंड करेगा, 3 प्रोटीन आएगी, U4, U5 एंड U6, वो बाइंड करेगी। देखो इन डिटेल पढ़ेंगे अपन, जो भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, बेस क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन में आप अटकोगे भी नहीं, ठीक है। दो ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, यहाँ पे कौन है GU, यहाँ पे कौन है पायरिमिडिन का ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे कौन है CURAC, और यहाँ पे कौन है AG, ये U, और यहाँ पे साइटोसिन था, ठीक है। ये कौन सी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है हमारी कौन सी, U2AF, ठीक है। यहाँ पे कौन है U1, और ये इन दोनों को कौन बाइंड करवा रहा है, इन दोनों से कौन इंटरेक्ट कर रहा है, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन। और यहाँ पे कौन था, इतना अपन देख चुके थे, U2 प्लस में ATP, इतना अपन देख चुके थे। अब देखो कौन बाइंड कर रहा है,
नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या है, अब यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पे 3 प्रोटीन आके बाइंड कर रही है एक साथ, कौन कौन सी, यहाँ पे U4, U5 एंड U6, कौन बाइंड कर रहा है, U4, U5 एंड U6 प्रोटीन बाइंड कर रही है यहाँ पे। डन है। अब देखो क्या है, तो कैसे बाइंड कर रही है दिखा देते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, U2 से जो इंटरेक्ट कर रहा है ना, U2 से जो इंटरेक्ट कर रहा है वो देखो ये रही प्रोटीन, तो ये वाली कौन सी प्रोटीन है, U4 है। और यहाँ पे कौन कौन है एक और, यहाँ पे देखो ये है आपकी U6, ये कौन सी प्रोटीन है, U6। और यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है आपकी, एक यहाँ पे एक और प्रोटीन बाइंड कर रही है U1, ये कहाँ बाइंड कर रही है, आपके स्प्लाइसिंग साइड के अपस्ट्रीम बाइंड कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बाइंड कर रही है, U5 प्रोटीन आके बाइंड कर रही है, ठीक है। 5 प्राइम स्प्लाइस साइड के साइड में बाइंड कर रही है ये भी U5, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये बाइंड कर गए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे U2 क्या करके जा रहा है, U2 के पास एटीपी एक्टिविटी है, तो ये अपना हाइड्रोलाइसिस करेगा। और U2 की अगर एटीपी हाइड्रोलाइसिस कर रहा है तो इसके वजह से क्या हो रहा है, U1 जो प्रोटीन है ना, U1 SNRNA की जो एफिनिटी होती है, जो बाइंडिंग करने की जो कैपेसिटी है, एफिनिटी है, वो डाउन हो रही है। इसकी वजह से क्या होती है, U1 प्रोटीन गेट, U1 गेट डिसोशिएट, U1 गेट डिसोशिएट। अगर U1 डिसोशिएट हो जाएगा तो ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन तो इससे बाइंड करके बैठी हुई थी, इसलिए तो ये स्ट्रेच हो रहा था। अगर U1 प्रोटीन अगर हट गई तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो सीधा होगा तो कैसे होगा, देखो देखो ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये G, यहाँ पे है GU, देन यहाँ पे क्या है CURAC, प्लस में यहाँ पे कौन है, पायरिमिडिन का ट्रैक, एंड देन यहाँ पे है AG, ठीक है, ये यूरेसिल, एंड देन यहाँ पे कौन है, साइटोसिन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्यूरेक के ऊपर कौन बाइंड करके बैठा था, U2, क्यूरेक के ऊपर कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, U2। और यहाँ पे कौन बाइंड करके, पायरिमिडिन ट्रैक के साथ में कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, पायरिमिडिन ट्रैक के साथ में बाइंड करके बैठा हुआ है क्या, U2AF। और इसके साथ में कौन बाइंड है अभी, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन, ये रहा लो BBP। वैसे देखा जाए ना, देखो जितनी भी प्रोटीन बाइंड कर रही है ना, जैसे U1 बाइंड कर रही है, U2 बाइंड कर रही है, U3 बाइंड कर U4 U5, तो इनको एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, A कॉम्प्लेक्स, B1 कॉम्प्लेक्स, B2 कॉम्प्लेक्स। पर इतना CSF पूछता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप फालतू में कंफ्यूज हो गए, आपके MCQ भी सॉल्व नहीं होंगे और याद करते रहोगे कि हाँ A कॉम्प्लेक्स कौन है, B कॉम्प्लेक्स कौन है। तो इसलिए मैं एकदम ईजी वे में आपको बता रहा हूँ। अब देखो क्या है, तो यहाँ पे U2 बाइंड कर गया। अब U2 के साथ यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा था, U2 के यहाँ पे बाइंड करके बैठा था कौन, U4। अब देखो क्या हो रहा है कि जब जैसे आईटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ तो क्या हो रहा है कि U1 गेट डिसोशिएट होने की वजह से यहाँ पे U6 क्या हो रही है, U6 तो U1 की जगह आ रहा है, और U5 क्या आ रहा है, U6 की जगह आ रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ये। तो देखो ये वाली तो कौन सी है, ये जो स्प्लाइसिंग साइट के ऊपर बैठी हुई है, ये तो आपको क्या हो गई U6, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन आ गया है, इन दोनों के बीच में कौन आ गया है, पहले तो देखो अपस्ट्रीम था, अब यहाँ पे कहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया U5। डन है, ये U5 यहाँ आ गया। अब क्या होगा, देखो U4 एंड U5 इसकी भी क्या होती है, अगर U4 U5 आपस में बाइंड करके साथ साथ हैं तो आपकी क्या होती है, U4 की जो एफिनिटी होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि दो प्रोटीन, आपने कभी पढ़ा होगा, दो प्रोटीन अगर साथ साथ आ रही है तो मे बी उनकी एफिनिटी इंक्रीज, उनकी बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हो सकती है, या वो क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो U4 की जो एफिनिटी है ना, वो U5 के साथ में बहुत कम होती है, इस वजह से क्या होता है, U4 गेट डिसोशिएट। तो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कर रहा हूँ, U4 गेट डिसोशिएट। तो U4 गेट डिसोशिएट, ठीक है। पहले U1 गेट डिसोशिएट हुआ था, U1 गया था, ठीक है। अब U4 प्रोटीन को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, U1 कैसे हटेगी, देखो ये 5 प्राइम एंड, और ये देखो ये 3 प्राइम एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या था, G एंड U, एंड देन यहाँ पे क्या था, CURAC, देन यहाँ पे पायरिमिडिन ट्रैक, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या है, AG, एंड देन यहाँ पे यूरेसिल, एंड देन यहाँ पे कौन है, साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पे हमें पता ही, यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, U6, और इससे साइड पास में कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, U5, एंड देन कौन बाइंड करके बैठा हुआ है यहाँ पे, U2, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, U2AF। अब देखो क्या होता है, वैसे तो ये ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना, वो भी डिसोशिएट हो जाती है, ठीक है। अगर अपन देखा जाए तो इसको यहाँ डिसोशिएट कर सकता हूँ या मैं इसको आगे कर सकता हूँ, पर मैं इसको यहाँ डिसोशिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BBP आल्सो गेट डिसोशिएट,
BBP आल्सो गेट डिसोशिएट। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अपन को क्या है, इसको एकदम लंबा लेके नहीं जाना टॉपिक को। ठीक है, BBP को मैं डिसोशिएट कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये क्या करता है, जो U5 होता है ना, ये अपनी पोजीशन वापस चेंज करता है। U5 क्या करके जाएगा, यहाँ पे 5 प्राइम जो स्प्लाइस साइड है ना, यहाँ से हट करके ये कहाँ आएगा, 3 प्राइम स्प्लाइस साइड पे आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो देखो, अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, कि U2 है, अगर मैं U5 को डिसोशिएट करवा के मैं इसको बाइंडिंग करवा रहा हूँ कहाँ पे, इस पोजीशन पे, तो सबसे पहले मैं क्या करके जाऊँगा, मैं डिसोशिएट करूँगा U2AF को। मैं U2AF को डिसोशिएट करूँगा, ताकि क्या हो, क्योंकि U2AF ने कहाँ बाइंड कर रखा है, EG के साथ बाइंड कर रखा है, और U5 कहाँ आ जाएगा, U5 आएगा 3 प्राइम स्प्लाइस साइड के पास। तो U2AF एंड U2AF आल्सो गेट डिसोशिएट। अब U2AF को डिसोशिएट करूंगा तो देखो कैसे डिसोशिएट हो रहा है ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड यहाँ पे GUC बाइंड कौन करके बैठा हुआ है, U6। ठीक है, देन यहाँ पे मैं U5 को अभी बाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, CURAC इससे बाइंड करके बैठा हुआ है U2 पायरिमिडिन ट्रैक। ठीक है, AG एंड U, ये 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से क्या होगा, U2F डिसोशिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करके जा रहा हूँ, U5 को डिसोशिएट कर रहा हूँ, कहाँ बाइंड करवा रहा हूँ, 3 प्राइम स्प्लाइस साइड पे। तो मैं बोल रहा हूँ U5 गेट डिसोशिएट एंड बाइंड 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। ठीक है, इसको डिसोशिएट किया और इसको कहाँ बाइंड करा रहा हूँ, 3 प्राइम स्प्लाइस साइड पे बाइंड करवा रहा हूँ। तो देख लेते हैं अपन कैसे बाइंड करवाएंगे। देखो, तो ये क्या है, 5 प्राइम एंड, ये क्या है, 3 प्राइम एंड। यहाँ पे कौन है, GU, देन कौन है आपका क्यूरेक, CURAC, देन कौन है पायरिमिडिन ट्रैक, एंड देन कौन है, बाउंड्री कौन सी है, AG, एंड देन यहाँ पे क्या है U, एंड देन यहाँ पे क्या है C। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा था, U6 बाइंड करके बैठा था, U6। यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा था, यहाँ पे बाइंड करके बैठा था U2, और यहाँ पे कौन बाइंड कर गया है, यहाँ पे बाइंड कर गया है U5। अब देखो क्या होता है, U6 have एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्टिविटी। अगर U6 के पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो क्या करके जाएगा, कट करेगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये 5 प्राइम एंड ये एक्सोन 1 है, एक्सोन 1, ये 3 प्राइम। ठीक है, अब देखो क्या है, 5 प्राइम एंड, और यहाँ पे क्या है G एंड U, एंड देन यहाँ पे कौन है, ये लो, ये 3 प्राइम एंड, यहाँ पे कौन है CURA एंड C पायरिमिडिन ट्रैक, एंड देन AG, एंड देन यहाँ पे क्या है, ये लो U, और यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, U5। अब देखो क्या है, इसका जो आपका जो एडेन CURAC है ना, इसका जो एडेनिन होता है ना, वो ब्रांच पॉइंट है। मैंने आपको पहले बताया था ये क्या है, ब्रांच पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका जो 2 प्राइम OH है ना, वो क्या करके जाएगा आपके, एक तरह से इंट्रैक्शन करेगा किसके साथ में, 5 प्राइम एंड के साथ में, किसके, ग्वानिन के। कैसे करेगा देखो यहाँ पे, ये देखो, CUR मैं बड़ा बना रहा हूँ, AC पायरिमिडिन ट्रैक, A एंड G एंड U 3 प्राइम एंड, यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, U5। अब देखो क्या होगा, इसके जो इसके 2 प्राइम, इसका 3 प्राइम OH तो बाइंड करके बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसका 2 प्राइम OH और इसका क्या है ग्वानिन, G और U, इसका क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट आपस में क्या करेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बना लेंगे, ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। या इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 प्राइम एंड 2 प्राइम लिंकिंग हो रही है। या इसको और क्या बोल सकते हैं हम, प्राइमरी ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन।
डन है, समझ में आया। ठीक है, मेन चीज़ क्या थी, U6 के पास कौन सी एक्टिविटी है, U6 है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसकी वजह से वो कट कर रहा है। देन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका 5 प्राइम एंड एडेनिन के साथ में, एडेनिन के 2 प्राइम OH के साथ में बाइंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, 5 प्राइम एंड 2 प्राइम लिंकिंग देखने को मिलेगी, या 5 प्राइम 2 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ठीक है, और ये क्या बन गया, हमारा प्राइमरी ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन हो गई। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखो क्या है। ठीक है, ये हमारा एक्सोन तो यहाँ पे है ही, ये रहा देखो 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, एक्सोन 1। ये कौन है, एक्सोन 2। अब देखो यू नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है, U5 आल्सो हैव एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगर इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है तो ये यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ से भी कट करेगा। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो फॉर्म हुई है, इंट्रॉन जिस फॉर्म में अभी आया है, इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लेरिएट स्ट्रक्चर, लेरिएट स्ट्रक्चर। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन भी आता है कि इंट्रॉन रिमूव इट लीनियर फॉर्म एंड एक्सोन रिमूव इट लेरिएट फॉर्म, जबकि हमेशा ये देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पूछ लिया आपसे कि एक्सोन रिमूव एट लीनियर फॉर्म, सही बात है, एक्सोन हमेशा लीनियर फॉर्म में रिमूव होंगे। ठीक है, इंट्रॉन रिमूव एट लीनियर फॉर्म नहीं, ये हमेशा लेरिएट फॉर्म में होंगे। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना कि स्टेटमेंट पूछ क्या रहा है, क्योंकि इंट्रॉन हमेशा क्या होते हैं जब भी रिमूव होते हैं ना, वो लेरिएट फॉर्म में, ये इस स्ट्रक्चर को बोलूँगा मैं लेरिएट स्ट्रक्चर, तो वो लेरिएट स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिमूव होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये इंट्रॉन तो यहाँ पर आ गया, ये देखो यहाँ पे ग्वानिन है, GU, यहाँ पे एडेनिन है, और इसके आपस में यहाँ बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, कई बुक के अंदर आपको CURAC मतलब आपको ओनली फॉर ओनली एडेनिन देखने को मिलेगा। तो आप क्योंकि क्या है, आपको ब्रांच पॉइंट बताना होता है यहाँ पे ये नहीं बताना होता है कि CURAC कोई पर्टिकुलर ये है, यहाँ पे ब्रांच पॉइंट बताना होता है। ब्रांच पॉइंट हमेशा एडेनिन का होता है, क्योंकि बुक के अंदर हमें मोस्टली आपको कोई बुक दिखोगे ना, तो वहाँ पे आपको एडेनिन उसका 2 प्राइम OH दिखा रखा होगा और कुछ नहीं दिखा रखा। ठीक है, देन यहाँ पे कौन है, पायरिमिडिन ट्रैक है, एंड देन यहाँ पे कौन है, A एंड G है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंट्रॉन रिमूव एट लेरिएट स्ट्रक्चर। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल, इसका 5 प्राइम फॉस्फेट एंड यहाँ पे 3 प्राइम OH, और यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइटोसिन था, यहाँ पे साइटोसिन था। तो देखो ये 3 प्राइम OH, यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए ये दोनों देखो, ये वाले ये और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बाइंडिंग करेंगे। तो देखो ये एक्सोन 1 है और ये एक्सोन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये देखो 5 प्राइम, ये साइटोसिन 3 प्राइम, डन है। यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट क्या होगा, ये 3 प्राइम, यहाँ पे यूरेसिल 5 प्राइम। तो ये क्या करके जाएंगे, आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, एक्सोन 1 एक्सोन 2, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, आपस में बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, ये एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक्सोन लाइगेट हो गए। ठीक है, और इस स्टेप को क्या बोलूँगा मैं, इस स्टेप को बोलूँगा सेकेंडरी ट्रांस एस्टरीफिकेशन। डन है, समझ में आया, सेकेंडरी ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब वापस से देख लेते हैं आपने क्या पढ़ा है अब तक। देख लो, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसिंग इज ए रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, स्प्लाइसिंग इज अ प्रोसेस इन विच इंट्रॉन इज रिमूव एंड एक्सोन इज लाइगेट। ठीक है, तो हमने देखा था किसके हेल्प से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, व्हाट इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, RNA प्लस में प्रोटीन इज नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। विच टाइप ऑफ RNA, SNRNA। ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन, U1 U2 U4 U5 एंड U6 टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या होगा, इनिशियली U1 protein bind at 5 prime splice site, done. Then U2F bind at pyrimidine tract and EG बाउंड, हम बोल सकते हैं कि बाउंड्री जो है ना 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है वहाँ बाइंड करेगा। डन है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, U2 प्रोटीन ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर रही है, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन इसको स्ट्रेच करेगी, लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ रहा है, U2 प्लस में ATP आ रही है, U2 के पास क्या है, ATP हाइड्रोलाइसिस एक्टिविटी है कि ATP का हाइड्रोलाइसिस कर सकती है। इसके बाद में कौन आएगा, इसके बाद में हमने देखा कि U4 U6 एंड U5 आ रहे हैं तीनों के साथ। देन क्या हो रहा है,
कि U2 अपना AT पे हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका U1 गेट डिसोशिएट, U1 प्रोटीन डिसोशिएट हो रही है। देन जैसे ये डिसोशिएट होगी, आपकी जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है वो वापस से क्या हो जाएगी, लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। या जैसे लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, देन इसके बाद क्या हो रहा है कि आपका जो U5 है एंड U4 आपस में पास पास आ रहे हैं, तो U4 की जो एफिनिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, U4 गेट डिसोशिएट, U4 भी डिसोशिएट हो रहा है। देन क्या होगा, U2AF प्रोटीन होती है, ये भी कुछ टाइम बाद अपने आप डिसोशिएट हो रही है। देन क्या होगा, U5 अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कहाँ आ रहा है, ये 3' स्प्लाइस साइड पे आ रहा है। देन उसके बाद हमने देखा कि U6 के पास कौन सी एक्टिविटी है, U6 के पास में एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी। देन वो क्या करके जाएगा, कट करेगा। देन क्या होगा, आपका जो 5' एंड पे जो ग्वानिन है वो आपके 2' एंड पे जो एडेनिन है उसके साथ में क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा। तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन आता है हमेशा, CSI ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5' एंड ऑफ ग्वानिन बाइंड ए 2' OH ऑफ एडेनिन। स्टेटमेंट एकदम सही है। कई बार क्या पूछ लेते हैं, 3' एंड ऑफ ग्वानिन, 3' एंड ऑफ ग्वानिन, क्योंकि देखो 3' आपकी जो बाउंड्री है वो GUAG की बाउंड्री है, तो 3' पे भी ग्वानिन है, तो वो बोल देते हैं कि 3' एंड ऑफ ग्वानिन बाइंड ए 2' OH ऑफ एडेनिन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऐसे में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं है मैं कराऊंगा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा कि क्या और पूछता है वो, ठीक है। तो क्या होगा, ग्वानिन बाइंड कर रहा है एडेनिन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एडेनिन कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, जिसके वजह से क्या होता है, ग्वानिन क्या होता है, एडेनिन के साथ में बाइंडिंग कर लेता है। बाइंडिंग करेगा तो कैसे स्ट्रक्चर बना ली, लेरिएट स्ट्रक्चर बना ली है। लेरिएट स्ट्रक्चर बना ली तो क्या होगा, इसको हमेशा ध्यान रखना कि इंट्रॉन कैसे फॉर्म रिमूव हो रहे हैं, लेरिएट स्ट्रक्चर के अंदर रिमूव हो रहे हैं। डन है। अब लेरिएट स्ट्रक्चर बना ली, देन क्या होगा, U5 आल्सो हैव एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देन क्या होगा, वो क्या करेगा, क्लीव करेगा, एंड देन क्या करेगा, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंट्रॉन तो रिमूव हो जाएंगे लेरिएट फॉर्म के अंदर, इंट्रॉन रिमूव एट लेरिएट फॉर्म, ठीक है। एंड देन एक्सोन लाइगेट हो रहे हैं लीनियर फॉर्म के अंदर। ये लेरिएट स्ट्रक्चर है, इंट्रॉन रिमूव एट लेरिएट स्ट्रक्चर, लेरिएट फॉर्म, एंड एक्सोन लाइगेट एट लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर फॉर्म। डन है। अब देखो इसी बेस पे हमारा क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ जाओ, इतना मैंने बता दिया है, इसी बेस पे आपको क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, in order to ensure that only fully proceed mature mRNA are allowed to be exported to cytosols, pre-mRNA associated with snRNPs are retained in the nucleus। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया है कि इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि in order to ensure that only fully proceed mature mRNA are allowed to export to cytosol। मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका फुल्ली जो मेच्योर mRNA होगा ना, वो ही क्या हो सकता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सपोर्ट हो सकता है। तो देखो मैंने सबसे पहले ये तो बताया था, देखो ये वाली स्ट्रक्चर के अंदर कि आपका जो मैच्योर mRNA है वही न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं जा सकता कि आपका मैच्योर mRNA हुआ ही नहीं है और आप उसको न्यूक्लियस में भेज दो। डन है। अब देखो नेक्स्ट इसने बोला है कि नेक्स्ट में बोला था कि प्री mRNA एसोसिएट विद SNRNP, तो मैंने बोल दिया ना कि देखो प्री RNA एसोसिएट विद क्या है, SNRNP। तो देखो ये मैंने बता दिया था आपको सारा का सारा, ये मैंने आपको पूरा बता रखा है पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब देखो क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट दिस एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म वेयर द जीन कोडिंग ए प्री mRNA विद अ सिंगल इंट्रॉन वाज म्यूटेटेड आइदर एट 5' और 3' स्प्लाइस साइट और बोथ द स्प्लाइस साइट। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट देखा या डेमोन्स्ट्रेट करा है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को उन्होंने देखा कि उन्होंने प्री mRNA के एक सिंगल इंट्रॉन को म्यूटेटेड कर दिया है। या तो उन्होंने करा है 5' साइट को या 3' स्प्लाइस साइट को, या उन्होंने क्या करा है, दोनों ही स्प्लाइस साइट को म्यूटेटेड कर दिया है, ठीक है। या तो उन्होंने क्या करा है 5' स्प्लाइस साइट को यहाँ से, या इन्होंने क्या करा है 3' स्प्लाइस साइट को यहाँ से, या इन्होंने दोनों को ही क्या कर दिया है, म्यूटेटेड कर दिया है, ठीक है। 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, या मैं बोल सकता हूँ 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। एक बात तो वो या तो अपन बोल रहे हैं कि इन्होंने इसको इस 5' स्प्लाइस साइट को क्या करा है, इन्होंने म्यूटेटेड कर दिया है। सेकंड टाइम में मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है, उन्होंने 3' को ब्लॉक म्यूटेटेड कर दिया है। थर्ड टाइम में मैं बोल रहा हूँ दोनों को ही म्यूटेटेड कर दिया है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर हमारे को ये क्वेश्चन रीड करना है या हमें देखना क्या है। देखो इन्होंने बोला है कि गिवन बिलो आर फ्यू पॉसिबल आउटकम्स, देन बताओ कि क्या
आउटकम्स सही होंगे इसमें से। तो देखो, प्री एमआईएनए हैविंग म्यूटेशन इट बोथ द स्प्लाइस साइट्स विल बी रिटेन इन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाउंड एसएनआरएनपी। तो ये बोल रहा है कि जो प्री एमआरएनए हैं जिनके अंदर म्यूटेशन हुआ है बोथ स्प्लाइस साइट के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों स्प्लाइस साइट के अंदर म्यूटेशन हुआ है, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये कहाँ रह जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ बाउंड एसएनआरएनपी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अगर ये स्प्लाइस साइट अगर म्यूटेटेड हो जाएगी दोनों के दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो रहा है तो यहाँ पे U1 SNRNP बाइंड ही नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है तो U2 ऑक्सिलरी फैक्टर बाइंड ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन के चक्कर में हमको पता है कि एक स्पेसिफिक साइट को ही तो प्रोटीन बाइंड रिकॉग्नाइज कर रही है, क्योंकि AG को रिकॉग्नाइज कर रहा है कौन, U2AF का 35 डोमेन। अगर यही म्यूटेटेड है तो 35 डोमेन बोलेगा, मेरे पास तो AG मेरे को दिख ही नहीं रहा कहीं भी, तो मैं बाइंड क्यों करूँगा। एज वेल एज यहाँ पे जो GU है इसी को तो रिकॉग्नाइज करा U1 SNRNA। अगर ये GU नहीं मिलेगा, GU AG नहीं मिलेंगे तो हमारे को क्या होगा, हमारे SNRNP बाइंड नहीं कर पाएंगे। बाइंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस वाले इंट्रोन के अंदर कोई भी SNRNP बाइंड नहीं कर पाएगी, और ये बिना ही इंट्रोन रिमूवल के ही ये कहाँ से आ जाएगा, ये न्यूक्लियस से कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि ये कहाँ रहना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बहुत स्प्लाइस साइट म्यूटेटेड है तो कोई भी प्रोटीन इस पर बाइंड ही नहीं कर सकती, और प्रोटीन बाइंड नहीं करेगी तो वो न्यूक्लियस में रहेगा क्या, नहीं, वो कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो, प्री एमआईएनए हैविंग म्यूटेशन एट बोथ द स्प्लाइस साइट विल बी एक्सपोर्टेड टू साइटोसोल। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों स्प्लाइस साइट जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट एंड 3 प्राइम स्प्लाइस साइट अगर म्यूटेटेड है तो यहाँ पे क्या होगा, SNRNP बाइंड ही नहीं करेगी। तो वहाँ पे हमें ऐसा लगेगा, इन प्रोटीन्स को ये लगेगा कि ये एक्सोन का ही पार्ट है, ये इंट्रोन का पार्ट नहीं है। उनको लगेगा ये एक्सोन के साथ ही मिक्स है, तो वो क्या करके जाएंगे, उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कोई प्रोटीन बाइंड ही नहीं है वहाँ पे। डन है, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, प्री एमआईएनए म्यूटेटेड एट आइदर 3 प्राइम और 5 प्राइम स्प्लाइस साइट विल बी रिटेन इन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाउंड SNRNP। अब देखो क्या है, या तो अगर मैं इस वाली साइट को अगर म्यूटेटेड करता हूँ, या मैं इस वाली साइट को म्यूटेटेड करता हूँ। अब ये ऐसा तो है नहीं कि दोनों को एक साथ कर दिया, एक को कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से म्यूटेटेड करता हूँ तो यहाँ पे कोई प्रोटीन बाइंड कर रही है, जैसे U2F बाइंड कर रहा है। अगर मैं इस वाली साइट को म्यूटेटेड करता हूँ तो मेरे को पता है कि अगर इस वाली साइट को म्यूटेटेड करता हूँ तो U1 बाइंड करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर SNRNP बाइंड करके बैठी हुई है, एक भी अगर आपका SNRNP अगर बाइंड करके बैठी हुई है, तो आपका क्या होगा, आपका जो mRNA है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर नहीं होगा एनी हाउ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन्होंने बोला है आइदर 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो अगर यहाँ पर अगर 5 प्राइम साइट इज म्यूटेटेड, देन क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोटीन बाइंड नहीं कर पा रही, पर 3 प्राइम पे तो बाइंड कर सकती है ना। चलो माना 3 प्राइम साइट इज म्यूटेटेड, ठीक है, यहाँ पे कोई बाइंड नहीं कर पाई, तो 5 प्राइम पे तो बाइंड कर सकती है ना। अगर SNRNP बाइंड है तो वो न्यूक्लियस में ही रह जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में नहीं जाने वाला। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, देखो क्या बोल रहे हैं, प्री एमआईएनए म्यूटेटेड एट आइदर 3 प्राइम और 5 प्राइम स्प्लाइस साइट विल बी रिटेन इन द न्यूक्लियस। डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाउंड SNRNP। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या बोल रहा है, प्री एमआईएनए म्यूटेटेड एट आइदर 3 प्राइम और 5 प्राइम स्प्लाइस साइट विल बी एक्सपोर्टेड टू साइटोसोल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ बाउंड SNRNP। अरे खुद ही सोचो ना कि क्या नाम है, एक साइड स्प्लाइस साइड को आपने म्यूटेटेड किया है, दूसरी थोड़ा ना स्प्लाइस साइड म्यूटेटेड है, तो एक स्प्लाइस साइड और दूसरी स्प्लाइस साइड का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे है। तो अगर ये म्यूटेटेड भी हो रही है ना, तो इसको सिग्नल नहीं मिल रहा कि भैया ये दूसरी साइड म्यूटेटेड हो गई है, तो एक पे तो बाइंड कर ही गई ना, एक ये वाली है एक ये वाली है, तो एक पे तो कोई ना कोई बाइंड कर ही जाएगा ना। तो ये क्या होगा, अगर SNRNP बाइंड होगी तो ये न्यूक्लियस में ही रह जाएगा, साइटोप्लाज्म में नहीं जाने वाला। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल आउटकम इज द आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। CSI दिसंबर 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन डिटेल करना है हमारे को, ठीक है। मैं चाहता था आपको पहले भी करवा सकता था, बट दिक्कत ये है कि अगर आप ये सब पढ़ोगे नहीं, ठीक है, अगर आपने ये सब नहीं पढ़ रखा, ठीक है, मैं वापस देख लेता हूँ। देखो अपन ने क्या देखा है, ये फर्स्ट पेज ये वाला था अपन ने देखा था, ठीक है। सेकंड हमने देखा था यहाँ पे ये पूरा स्प्लाइसिंग का प्रोसेस ये देखा था, मेजर स्प्लाइसिंग का। देन हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने ये वाला प्रोसेस देखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या देखा था, देखो आप नोट कर सकते हो ये, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, फोर्थ एंड देन ये आपका फिफ्थ,
ठीक है, 5 पेज का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, अपने 5 पेज का एक टॉपिक देखा है। ठीक है, उसी टॉपिक से हमने क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरा आपका एक मेजर स्प्लाइसिंग है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं CSI के थ्रू। ठीक है, आप नोट कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, देन आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, आपके कमेंट को पढ़ने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, बट अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो मैं ईजिली आपके कमेंट रीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एंड देन क्या है, कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप अपने MCQ है, अपनी क्यूरी वहाँ पे सेंड कीजिए। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप की चैट पढ़ता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ। अभी कई बच्चों ने जैसे मुझे वेक्टर के ऊपर वीडियो बनाने को कहा है, मैं जल्दी ही उसके ऊपर भी क्वेश्चन उस पर भी पूरा टॉपिक लूँगा। ठीक है, RDT रिकॉम्बिनेंट DN टेक्नोलॉजी भी हम ईजिली बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, अगर इनकेस कोई आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, जैसे टूल्स एंड टेक्निक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, तो कुछ भी टॉपिक अगर आपको रिगार्डिंग कुछ पढ़ना है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो मुझे भेज सकते हो। ताकि मैं क्या करूँगा, मेरे को एक पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो बनाना है, एंड देन वो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपके नंबर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को वो पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा मेन फोकस किसके ऊपर है, MCQ के ऊपर है। मेरे को आपके सारे MCQ सॉल्व करवाने हैं। ठीक है, इस बीच में अगर किसी के कोई डाउट्स आते हैं तो मुझे उसको सॉल्व कराने में मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मैं ईजिली वो सॉल्व करा सकता हूँ। तो आप मेरे को भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट्स हो आप मेरे को भेज सकते हो। मुझे लगेगा कि हाँ ऑथेंटिक है, अच्छा है टॉपिक, और इससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा, मल्टीपल बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो देन मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा, और मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो, कोई डाउट नहीं रहा हो। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर जैसे कि अगर आपको इसमें लगता है कि आपका 1% भी फ़ायदा है, तो आप एक काम करो कि इसको शेयर भी करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या हो, एक एक जो भी इनकी क्यूरीज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो इनके सॉल्व हो सके। ठीक है, मेरे को हर एक स्टूडेंट का MCQ रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अभी हम टेक्निक, मॉल बायो, सेल बायोलॉजी के MCQ सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सारे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कम MCQ नहीं है, बहुत सारे MCQ है। अगर देखा जाए इंस्टाग्राम पे तो आई थिंक अपने 200+ MCQ के सॉल्व अपलोड भी कर दिए। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पे आप आओगे तो 200+ में MCQ के सॉल्यूशन वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए, आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी दीजिए। यूट्यूब पे अपन ओनली फॉर ओनली जो क्वेश्चन बड़े होंगे, ऑथेंटिक होंगे, जिसको आप समझाना ही होगा, वही अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना अपना। आई होप ये तो पूरा समझ में आ गया हो। ठीक है, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।